अथर्ववेद। उपर्युक्त तीनों संहिताएं जहाँ परलोक संबंधी विषयों को प्रतिपादन करती हैं, वहीं अथर्ववेद संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली है। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा हैं, अतः उन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया। इसके दूसरे दृष्टा अंगिरस ऋषि के नाम पर इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में उस समय के समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, पिप्पलाद एवं शौनक। इस संहिता में कुल 20 कांड, 731 सूक्त तथा 5987 मंत्रों का संग्रह है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत किए गए हैं। इसकी कुछ ऋचाएँ यज्ञ संबंधी तथा ब्रह्म विद्या विषयक होने के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, लेकिन इसके अधिकांश मंत्र लौकिक जीवन से संबंधित हैं। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि महात्म्य आदि विविध विषयों से संबद्ध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन अथर्ववेद से प्राप्त होता है। आयुर्वेद के सिद्धांत तथा व्यवहार जगत की अनेक बातें भी इसमें हैं। अगला है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना यज्ञ आदि विधानों का प्रतिपादन तथा उसकी क्रिया को समझाने के उद्देश्य से की गई। ब्रह्म का शब्दार्थ यज्ञ है, अतः यज्ञीय विषयों के प्रतिपादक ग्रंथ ब्राह्मण कहे गए। ग्रंथ जहाँ स्तुति प्रधान है, वहीं ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है, जो अधिकांशतः गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक वेद हेतु पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। अगला है आरण्यक ग्रंथ। इनकी रचना अरण्यों अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त होने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया है। इनमें ज्ञान एवं चिंतन को प्रधानता दी गई है। इन दार्शनिक रचनाओं से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ था। अगला है उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। इनका मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उपसमीप, नी का अर्थ निष्ठापूर्वक, सद का अर्थ बैठना, अर्थात रहस्य ज्ञान हेतु गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। वैसे तो मुक्ति को उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक 12 उपनिषद ही केवल माने जाते हैं। 12 उपनिषद कौन कौन से हैं? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्य, श्वेताश्वर और कौशितकी। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है, तो 12वां उसका उपनिषद ये हो गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से उद्धृत किया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों के विकास में गार्गी और मैत्रेयी के साथ दीर्घ काल तक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मनीषियों ने बौद्धिक योगदान दिया है। उपनिषदों में सर्वत्र सत्य को खोजने की सच्ची उत्कंठा परिलक्षित होती है। नचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद में है। ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि, पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का वर्णन है। इसमें प्रश्नों में भी पूछता है कि अहम ब्रह्मास्मि शब्द किसमें है, पुनर्जन्म का सिद्धांत कहाँ बताया गया है और याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का वर्णन कहाँ है। तो यह सभी बृहदारण्यक उपनिषद में मिलते हैं। आगे वेदांग है। वेदांग वेदों, संहिता के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ वेदांग नामक नवीन साहित्य की रचना की गई। इसकी संख्या 6 है। वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सभी वेदांग के भाग हैं।
पहला आता है शिक्षा। उच्चारण विधि। वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों के ज्ञानार्थ लिखित साहित्य शिक्षा कहा जाता है। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रतिशाख्य है। अगला है कल्पसूत्र, जिसे कर्मकांड कहते हैं। कल्प नामक वेदांग में छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र या फॉर्मूला बनाकर महत्वपूर्ण वैदिक विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। कल्प सूत्र 4 प्रकार के होते हैं। आगे जो चीज़ दी गई है वह है व्याकरण। शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहा गया, जिसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचना पाणिनि द्वारा कृत अष्टाध्यायी 5वीं शती ईसा पूर्व में है, जिसमें 8 अध्याय एवं 400 सूत्र हैं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कात्यायन ने संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नए शब्दों की व्याख्या के लिए वार्तिक लिखे। ईसा पूर्व शताब्दी में पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों पर महाभाष्य लिखा था। निरुक्त यानी कि भाषा विज्ञान। क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। छंद। वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध होते हैं। छंदों के नाम संहिताओं एवं ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। 6वां है ज्योतिष। शुभ मुहूर्त में यज्ञिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों तथा नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय ज्ञात करने की विधि को वेदांग ज्योतिष की उत्पत्ति की सर्वप्राचीन रचना मगध मुनिकृत वेदांग ज्योतिष है। ज्योतिष के सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि हैं। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं। वेदांग ज्योतिष के ऋग्वेद एवं यजुर्वेद से संबंधित 2 ग्रंथ हैं, आचार्य ज्योतिष एवं याजुष ज्योतिष। वेदों की शरीर रचना की दृष्टि में वेद का पाद, हाथ, आँखें, कान, नाक तथा मुख क्रमशः छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा तथा व्याकरण कहलाते हैं। तो यहाँ पर वेदांगों का वर्णन खत्म होता है। अगला जो हेडलाइन है पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। मुख्य पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कुर्म एवं स्कंद पुराण आते हैं। अगला है, ये सभी महापुराण कहलाते हैं। पुराणों के अंतर्गत हम प्राचीन शासकों की वंशावलियाँ पाते हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, मत्स्य पुराण का सातवाहन से तथा वायु पुराण का गुप्त वंश से है। इनके संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष अथवा उनके सुपुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराण सरल एवं व्यवहारिक भाषा में लिखे गए जनता के ग्रंथ हैं, जिनमें प्राचीन ज्ञान विज्ञान, पशु पक्षी, वनस्पति विज्ञान, आयुर्वेद इत्यादि का वृहद वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्मृतियाँ या धर्मशास्त्र। स्मृतियाँ या धर्मशास्त्र के बारे में हम जानेंगे। धर्मसूत्र साहित्य के कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास होने के कारण इन्हें धर्मशास्त्र की संज्ञा भी दी जाती है। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर पूर्व मध्य काल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। कुछ प्रमुख स्मृति ग्रंथों का नाम निम्नवत है: मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, नारद स्मृति और देवल स्मृति इत्यादि। इन स्मृतियों में मनुस्मृति शुंग काल ईसा पूर्व 2वीं सदी सर्वाधिक प्राचीन तथा प्रामाणिक है।
शेष गुप्तकालीन 5वीं शती ईस्वी की है। विष्णु स्मृति के अतिरिक्त शेष स्मृतियाँ श्लोकों में लिखी गई है और इनकी भाषा लौकिक संस्कृत है। मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार मेघातिथि गोविंदराज तथा कुल्लुक भट्ट हैं और याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप विज्ञानेश्वर मिताक्षरा अपरार्क इत्यादि हैं। स्मृतियों में विभिन्न वर्णों, राजाओं और पदाधिकारियों के नियम भी दिए गए हैं। आगे है कल्पसूत्र। ईसा पूर्व 600 से 300 ईस्वी के मध्य रचित कल्पसूत्र को माना जाता है। इसमें स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्मसूत्र और शुल्बसूत्र आते हैं। स्रोत सूत्र वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण, उस काल की परंपराओं तथा धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान। ऋग्वेद के 2 स्रोत सूत्र आश्वलायन, सांख्यायन, यजुर्वेद कात्यायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, बोधायन, भारद्वाज, मानव तथा वैखानस, सामवेद, लाट्यायन, द्राहयण एवं आरसे, अथर्ववेद, वैतान। गृह सूत्र के अंतर्गत गृहाश्रम से संबद्ध धार्मिक अनुष्ठान कर्तव्य प्रमुख गृह सूत्र हैं। सांख्यायन, आश्वलायन, बोधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, पास्कर, पारस्कर, गोभिल, खादिर एवं कौशिक इत्यादि आते हैं। धर्मसूत्र के अंतर्गत वर्ण धर्म, राजा के कर्तव्य, प्रायश्चित विधान, न्यायालयों की स्थापना, कराधान, नियोग नियम तथा गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण। प्रमुख धर्मसूत्र वशिष्ठ, मानव, आपस्तंभ, बोधायन, गौतम। धर्मसूत्रों से ही कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। बात करते हैं शुल्बसूत्र की। शुल्ब का तात्पर्य होता है नापने की डोरी। इनमें यज्ञीय वेदियों को नापने, स्थान चयन एवं निर्माण आदि का वर्णन है। यह आर्यों के ज्यामितीय ज्ञान के परिचायक हैं। खड़ दर्शन से भारतीय दर्शन का निर्माण हुआ, जिनमें आत्मा, जीव जगत, ब्रह्म इत्यादि को विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है। भारतीय दर्शन के प्रवर्तक सांख्य कपिल, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, योग दर्शन के पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वह बादरायण हैं। आगे दिया हुआ है बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, यानी कि यहाँ से जो है बौद्ध साहित्य की शुरुआत होती है। त्रिपिटक के अंतर्गत विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक 3 आते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित कर 3 पिटकों में या पिटारियों में विभाजित किया गया था। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, जिन्हें त्रिपिटक के नाम की संज्ञा दी गई है। त्रिपिटक पाली भाषा में रचित है, यानी कि त्रिपिटक किस भाषा में रचित है? पाली भाषा में। त्रिपिटक को पाली भाषा में रचा गया है विनय पिटक। इसमें संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार विचार व विधि निषेधों का संग्रह है, जिसके निम्न भाग हैं। पातिमोक्ष, जिसे प्रतिमोक्ष कहा जाता है, इसमें अनुशासन संबंधी विधानों तथा उनके उल्लंघन पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का संकलन है। सुत्ता विभंग, इसमें पातिमोक्ष के नियमों पर भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं। इसके 2 भाग हैं, महाविभंग तथा भिक्खुनी विभंग। प्रथम में बौद्ध भिक्षुओं तथा द्वितीय में भिक्षुणियों हेतु विधि एवं निषेध वर्णित किया गया है। आगे एक खंद्रक दिया हुआ है, इसमें संघीय जीवन संबंधी विधि निषेधों का विस्तृत वर्णन है, जिसके महावग व चुल्लवग नामक 2 भाग रहे हैं और अंत में चौथा है परिवार। तो ये विनय पिटक के भाग हैं। आगे दिया है सुत्त पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है। इसमें 5 निकाय आते हैं, दिग्ग निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय तथा खुद्दक निकाय। प्रथम 4 में बुद्ध के उपदेश वार्तालाप रूप में दिए गए हैं और 5वां पद्यात्मक रूप में दिया गया है। खुद्दक निकाय में कई ग्रंथ आते हैं, जैसे खुद्दक पाठ, धम्म, उदान, सुत्त निपात, विमानवत्थु, पंतवत्थु, थेरी गाथा एवं जातक आदि। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह कि थेर गाथा और थेरी गाथा 2 हैं। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों
की करीब करीब 550 कहानियाँ संग्रहित की गई हैं। आगे अभिधम्म पिटक है। यह प्रश्नोत्तर क्रम में है और इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। इसमें 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं: धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचती, कथावत्थु, यमक तथा पट्ठानम। अभिधम्म पिटक सबसे बाद की रचना है जो कुषाण काल में हुई चौथी बौद्ध संगति में संकलित की गई थी। त्रिपिटकों के अलावा पाली भाषा में लिखित अन्य बौद्ध ग्रंथों में नागसेन कृत, मिलिंद पन्हो तथा सिंघली अनुश्रुतियाँ, दीपवंश एवं महावंश, सिंघल या लंका का इतिहास उल्लेखनीय है। यानी कि नागसेन ने कौन सी पुस्तक रची? मिलिंद पन्हो। अगला प्रश्न है तो आगे स्टेटमेंट है। संस्कृत बौद्ध ग्रंथ। संस्कृत बौद्ध लेखकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम कवि एवं नाटककार अश्वघोष का है। सर्वास्तिवादी संप्रदाय के चिंतक अश्वघोष कनिष्क प्रथम सती ईस्वी की राजसभा में थे। उनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं: बुद्धचरित, सौंदरानंद तथा सारीपुत्र प्रकरण। इसमें प्रथम 2 रचनाएं महाकाव्य तथा अंतिम रचना नाटक ग्रंथ है। संस्कृत में ही लिखित महावस्तु तथा ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के जीवन तथा दिव्यावदान में परवर्ती मौर्य शासकों एवं शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर यह बौद्ध साहित्य ही समाप्त होता है। आगे जिस साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे उसमें है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र तथा 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद विभिन्न संगीतियों में ईसा पूर्व 4वीं सदी से 6वीं सदी के ईस्वी के मध्य रही होगी। बात अगर 12 अंगों की करते हैं तो 12 अंगों में कौन कौन सा है? आचारांग सूत्र, सोय कन्नक सूत्र, सूत्र कृतांग, थावंग स्थानांग, समवायंग सूत्र, भगवती सूत्र, नवधमकहा सूत्र, ज्ञाता धर्म कथा, उवास गतसाओ सूत्र, उपासक दशा, अंतगढ़ दशाओ, अड़ोत्तरो व बाह्य दशाओ, पठा-वागराणाय प्रश्न व्याकरण, विभाग स्वयं और 12वां है दिट्टिटवाय अर्थात दृष्टिवाद। ये 12 अंग हैं। अब बात करते हैं 12 उपांगों की। जो जैन धर्म में 12 उपांग हैं कौन कौन से हैं? औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रजापना, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्त, सूर्य प्रवरित, निर्यावली, कल्पावसंतिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका और वृष्णि दशा। 10 प्रकीर्ण कौन कौन से हैं? चतुःशरण, आतुर प्रत्याख्यान, भक्ति परिज्ञा, संस्तार, तंदुल वैतालिक, चंद्र वैद्यक, गणी विद्या, देवेंद्रस्तव, वीरस्तव और महाप्रत्याख्यान। छेद सूत्र की बात करते हैं तो 6 छेद सूत्र हैं: निशीथ, महानिशीथ, व्यवहार, आचार दशा, कल्प और पंचकल्प। मूल सूत्र की बात करें तो इसमें जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य, विहार, जीवन पथ, नियम आदि का वर्णन है। इनकी संख्या 4 है: उत्तराध्ययन, षडावश्यक, 10 वैकालिक, पिंड निरुक्ति या पाक्षिक सूत्र। आगे नंदी सूत्र एवं अनुयोग द्वार। ये जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ तथा विश्वकोश हैं। उपर्युक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के जैनों के लिए है। दिगंबर संप्रदाय के मतावलंबी इन्हें प्रमाणिक नहीं मानते हैं। जैसा कि माना जाता है कि जैन में भी 2 तरह के हैं, एक दिगंबर और एक जो है श्वेतांबर। तो उसमें जो है दिगंबर संप्रदाय के मतावलंबी जो है नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार को प्रमाणिक नहीं मानते हैं। श्वेतांबर अनुश्रुति के अनुसार महावीर की मृत्यु 140 वर्ष बाद वल्लभी में देवधी क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें धार्मिक साहित्य को संकलित किया गया है।
इसके बाद हुई पाटलिपुत्र सभा में भी कुछ ग्रंथों का संकलन हुआ। दिगंबर मतावलंबी भद्रबाहु की शिक्षाओं को ही प्रामाणिक मानते हैं। इसके बाद हमारा आता है लौकिक साहित्य, जिसे धर्मेतर साहित्य के नाम से हम जानते हैं। और लौकिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत यहाँ रामायण से शुरू होता है और उसके विषय में हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे। रामायण वाल्मीकि कृत महाकाव्य रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो समय के साथ 12000 हुए और फिर 24000 हो गए। इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में आरंभ हुआ। रामायण की 5वीं अवस्था ईसा की 12वीं सदी में सामने आई। कुल मिलाकर इसकी रचना महाभारत के बाद की गई प्रतीत होती है। अब बात करते हैं रामायण की, तो यह 7 कांडों में विभक्त है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, किष्किंधाकांड। किष्किंधाकांड में राम हनुमान मिलन है। युद्धकांड तथा उत्तरकांड, ये 7 कांड हैं। रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, किष्किंधाकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। ऐसा माना जाता है कि जो उत्तरकांड है इसको बाद में रामायण में जोड़ा गया है। महाभारत, वेद व्यासकृत महाभारत महाकाव्य संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता या विजय संबंधी ग्रंथ था। बाद में श्लोक संख्या बढ़कर 24000 हो जाने पर यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा है। कालांतर में इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और यह सतसहस्त्र संहिता या महाभारत कहलाने लगा। इसमें कथोपकथाएँ और वर्णन और उपदेश हैं। मूल कथा कौरव पांडवों के युद्ध की है, जो उत्तर वैदिक काल की हो सकती है। वर्णांश का संबंध वेदोत्तर काल से तथा उपदेशात्मक अंश का संबंध मौर्योत्तर काल और गुप्त काल से हो सकता है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, जिसमें आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। ये 18 पर्व हैं महाभारत के, जिनको पूरे महाभारत को युद्ध को इन 18 पर्वों में बांटा गया है। इसके अलावा हरिवंश इसका परिशिष्ट खिल्व पर्व है, जिसमें कृष्ण वंश की कथा वर्णित होती है। आगे अर्थशास्त्र। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण मौर्यकालीन विधि ग्रंथ है। कौटिल्य को हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। इसमें द्वितीय और तृतीय सर्वाधिक प्राचीन है। इस ग्रंथ को वर्तमान स्वरूप ईस्वी सन के आरंभ में दिया गया, लेकिन इसके प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र पर प्रकाश डालते हैं। इससे प्राचीन भारतीय राज्यतंत्र और अर्थव्यवस्था के अध्ययन की महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र, रामायण और महाभारत का एक जो संक्षिप्त परिचय था, यहाँ समाप्त होता है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रमुख संस्कृत साहित्य। कालिदास। शैव मतावलंबी कालिदास गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास द्वारा विरचित 7 पद्य और नाट्य ग्रंथों की प्रामाणिकता सुविदित है। इनके नाटक निम्नलिखित हैं। कालिदास के पद और ग्रंथ। ऋतु संहार। यह कालिदास की प्रथम काव्य रचना है, जो 6 सर्गों 6 ऋतुओं का एक खंड काव्य है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर एवं वसंत। मेघदूत।
पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ में विभक्त खंड काव्य वियोग श्रृंगार की उत्कृष्ट रचना। कुमार संभव 17 सर्गों का महाकाव्य जिसमें शिव एवं पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा को वर्णित किया गया है। कालिदास की अगली रचना है रघुवंश 19 सर्गों में विभक्त महाकाव्य जिसमें राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की चरित्र चित्रण को किया गया है। मालविकाग्निमित्र 5 अंकों में बटी कालिदास के प्रथम नाट्य रचना जिसमें शुंग राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा वर्णित है। विक्रमोर्वशीय कालिदास का द्वितीय नाट्य ग्रंथ 5 अंकों में पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रणय कथा इसमें मौजूद है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सर्वोत्कृष्ट नाट्य रचना 7 अंकों में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एवं कण्व ऋषि की पालिता पुत्री शकुंतला के संयोग एवं वियोग श्रृंगार का वर्णन इसमें किया गया है। भारवी 18 सर्गों में विभाजित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता है। माघ महाकाव्य शिशुपाल वध के रचयिता श्रीहर्ष 12वीं सती गढ़वाल जयचंद नैषधीयम चरित महाकाव्य खंडन खंड काव्य और अद्वैतवाद का प्रणयन की रचनाकार है। भास ईसा पूर्व 5वीं 4थी सदी कालिदास के पूर्ववर्ती प्रथम नाटककार 13 नाटकों के प्रणेता कौन कौन से हैं इसमें स्वप्नवासवदत्ता उरुभंग प्रतिमका अभिषेक पंचरात्र मध्यम व्यायोम दूत घटोत्कच कर्णभार दूतवाक्य बालचरित दरिद्र चारुदत्त अविमारक प्रतिज्ञा योगंध और रायण ये 13 जो है रचनाएं शामिल हैं। विशाख दत्त गुप्तकालीन इनकी रचनाएं मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम है। शूद्रक ने ही अपनी रचनाओं का पात्र राज परिवार के स्थान पर समाज के मध्यम वर्ग के लोगों को बनाया। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी 3 नाटक रत्नावली प्रियदर्शिका तथा नागानंद का लेखक। भवभूति ने 700 ईस्वी यशोवर्मन कन्नौज जो 3 नाटक मालती माधव उत्तर रामचरित महावीर चरित की रचना की थी। नेक्स्ट है राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार राजाओं महेंद्रपाल 890 से 908 ईस्वी तथा महिपाल 910 से 940 ईस्वी की राजसभा में निवास करने वाले प्रसिद्ध संस्कृत कवि या नाटककार। 4 नाटकों तथा 1 अलंकार शास्त्र का प्रणयन बाल रामायण बाल भारत प्रचंड पांडव और विद्वशाल भंजिका कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा ये जो है राजशेखर के द्वारा रची गई है। आगे के गद्य साहित्य के अंतर्गत जो रचनाएं हम पढ़ेंगे उसमें शामिल हैं बाणभट्ट हर्ष काल के हर्षचरित एवं कादम्बिनी दंडी जो पल्लव नरसिंहवर्मन 690 से 715 ईस्वी में थे। इन्होंने काव्यदर्श 10 कुमार चरित और अरंती सुंदरी कथा की रचना की थी। बात अगर ऐतिहासिक साहित्य की करते हैं तो इसमें पद्मगुप्त परिमल ने परमार शासक मंच 992 से 998 ईस्वी 9 साशांक चरित की रचना की। बिल्हड़ ने कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य छठे ने 1076 से 1127 ईस्वी तो बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित की रचना की। बिल्हड़ जो है कल्याणी के चालुक्य विक्रम छठे के शासनकाल में थे। उसी प्रकार कल्हड़ ने अपने प्रमुख ग्रंथ राजतरंगिणी की रचना कश्मीर नरेश जयसिंह 1127 से 1159 ईस्वी के काल में की, जिसमें 8 तरंगों में कश्मीर का 12वीं सदी तक का इतिहास वर्णित किया गया है। राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास है। अगर ये प्रश्न पूछे कि सबसे पहले किस रचना के अंतर्गत संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध करने का प्रयास किया गया था, तो राजतरंगिणी के अंतर्गत हेमचंद्र 12वीं सदी में थे। कुमारपाल चरित
या द्वया श्रम महाकाव्य के रचयिता हैं। नयचंद सूरि हम्मीर काव्य लिखे हैं। जयानक पृथ्वीराज विजय, वाकपतिराज गौडवाहु और संध्याकर नंदी रामपाल चरित। कथा साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो गुणाढ़ प्रसिद्ध रचना वृहत कथा पैसाची भाषा में। सातवाहन नरेश हाल प्रथम द्वितीय सती का दरबारी कवि थे। क्षेमेंद्र वृहत कथा मंजरी। सोमदेव ने कथा सरित सागर। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र संकलन किया। नारायण भट्ट ने हितोपदेश संस्कृत शिक्षक का प्रथम ग्रंथ है। हितोपदेश जो है यह संस्कृत शिक्षा का प्रथम ग्रंथ है। अमर सिंह अमरकोश शब्दकोश। नारायण भट्ट ने हितोपदेश नामक रचना किया जो संस्कृत शिक्षक का प्रथम ग्रंथ के रूप में माना जाता है। आगे विदेशी यात्रियों के विवरण के अंतर्गत भारत आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है, जिनमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी एवं चीनी यात्री सम्मिलित हैं। यूनानी रोमन परंपरागत लेखकों की बात करें, भारतीय स्रोत से सिकंदर के आक्रमण 325 ईसा पूर्व की कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके लिए हमें यूनानी स्रोतों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर महान के आक्रमण के समय एक समकालीन भारतीय राजा सैंड्रोकोट्स का नाम उल्लेख यूनानी लेखकों स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने किया है। विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोट्स तथा फिलार्कस ने सैंड्रोकोट्स के नाम से उसे उल्लिखित किया है। स्ट्रैबो, डायोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। ट्रेसियस यह ईरानी राजवैद्य है जिसने मात्र ईरानी अधिकारियों से ही भारत विषय ज्ञान प्राप्त करके अपना विवरण लिखा था। और इस तरह के विवरण में काफ़ी गलतियां भी होती हैं क्योंकि सुनी सुनाई बातों को किस आधार पर लिखा जाए यह एक लेखक भी तय नहीं कर पाता। हालांकि काल्पनिक प्रारूप जो है वो तय तो कर ही लेता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हेरोडोटस। इतिहास का पिता कहलाने वाले हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंध का वर्णन अनुश्रुतियों के आधार पर किया है। नियार्कस, ओनेसिक्रिटस एवं अरिस्टोबुलस ये 3 ऐसे इतिहासकार थे जो सिकंदर के साथ भारत आने वाले हैं। इन लेखकों के विवरण अधिक प्रामाणिक हैं जिनका उद्देश्य अपने देशवासियों को भारतीयों के विषय में बताना था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्षों तक रहा। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज व संस्कृति के बारे में लिखा, लेकिन इंडिका अब उपलब्ध नहीं है। इसके संबंध में जानकारी उत्तरकालीन यूनानी लेखकों के उद्धरण के रूप में ही प्राप्त होती है। यानी कि जो इंडिका है वह पुस्तक जो मेगास्थनीज ने लिखी थी वह सच में उपलब्ध नहीं है, बल्कि उन यूनानी लेखकों ने उस पुस्तक का अध्ययन करके कुछ उद्धरण प्रस्तुत करते हैं। वही चीज़ हमारे सामने अभी फिलहाल में मौजूद है। डाइमेकस सीरियाई राजा अंतियोकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहा था। डायोनिसियस मिस्र नरेश टोलेमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। टोलेमी की जियोग्राफी एवं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जियोग्राफी लगभग 150 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी, जिसमें प्राचीन भारतीय भूगोल और वाणिज्य का वर्णन है। पेरिप्लस का अज्ञात लेखक 80 से 115 ईस्वी के मध्य हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। ऐसा माना जाता है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी इस पुस्तक की रचना एक यूनानी ने की थी, हालांकि कुछ लेखकों के अनुसार, लेकिन इसकी प्रामाणिकता अभी सिद्ध नहीं है। जिसने बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का विवरण दिया है प्लिनी। इनकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की प्रथम सदी, यह लैटिन भाषा में है, जिसमें भारत एवं इटली के मध्य होने वाले व्यापार तथा भारतीय पशुओं, वनस्पतियों, खनिजों का विवरण है। प्लिनी ने रोम से भारत आने वाले धन के लिए दुख प्रकट किया है।
चीनी लेखकों की बात करें, भारत आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध तीर्थ स्थानों तथा बौद्ध धर्म के विषय में ज्ञान प्राप्त करने आए थे। इनमें कुछ प्रमुख हैं। सबसे पहले चीनी यात्री था फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी के दरबार में भारत आया था। 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का विवरण दिया है। हुएनसांग हुएनसांग कन्नौज के शासक हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी के शासनकाल में भारत आया। 16 वर्ष तक विभिन्न स्थानों की यात्रा की, 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा भी प्राप्त की थी। अगर हुएनसांग के विवरण की बात करते हैं तो सियूकी नाम से प्रसिद्ध है, जो हर्षकालीन भारत की स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। हुई ली, इसके द्वारा लिखित हुएनसांग की जीवनी से भी हर्षकालीन इतिहास की बातें ज्ञात होती हैं। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इस चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय की भारत की स्थिति का वर्णन किया है। मातवानलिन हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण किया है इन्होंने, और चाओ जो कुआं या चोल इतिहास के बारे में इसको जो है विवरण दिया है चाओ जो कुआं ने। अब आगे आते हैं अरबी लेखक। अलबरूनी अबू रिहान तहकीक हिंद, किताबुल हिंद अर्थात भारत की खोज, कानून अल मसूदी। अलबरूनी ने जो भी पुस्तक लिखी थी उसका एक विवरण भारत की खोज से संबंधित है। महमूद गजनवी के आक्रमण 1000 ईस्वी के समय भारत आने वाले इस अरबी विद्वान ने राजपूत कालीन भारत की वर्ण व्यवस्था, रीति रिवाज तथा राजनीति इत्यादि का प्रशंसनात्मक वर्णन किया है। सुलेमान सुलेमान जो है 9वीं शती ईस्वी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में लिखा है। उसने पाल साम्राज्य को रुहमा अर्थात धर्म या धर्मपाल कहा है। अल मसूदी 915 से 916 ईस्वी में बगदाद से आने वाले अल मसूदी ने प्रतिहार राजाओं का वर्णन किया है। उपर्युक्त लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ 12वीं शती के ग्रंथों कंग्यूर और तंग्यूर से भी भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। आगे वेनिस। इटली के प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा पर आया था, इसलिए उसका यात्रा विवरण मूलतः दक्षिण भारत से ही संबंधित है। यानी कि जो मार्को पोलो था, जो वेनिस इटली का प्रसिद्ध यात्री है, इसका जो इतिहास है मुख्य रूप से दक्षिणी भारत से ही संबंधित रहा। क्यों? क्योंकि यह अंत में पांड्य राज्यों की यात्रा पर जो है आया था। आगे है प्रागैतिहासिक भारत। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ हुआ, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी को प्राप्त किया था। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुसंधान के रूप में 1935 ईस्वी में डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व वाले येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित पोतवार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया था। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल या प्लाइस्टोसीन एज में हुआ। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग, अति नूतन और अद्यतन होलोसीन, ये 2 भाग ही शेष बचे हैं। अति नूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और अद्यतन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जा सकता है। पूरा पाषाण काल शिकार एवं खाद्य संग्रह युग।
भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन अर्थात ग्लेशिएशन काल की परतों से प्राप्त पत्थर के उपकरणों से मिलता है, जिसका काल 25 लाख ईसा पूर्व बताया जाता है। आदिमानव को धातुओं का ज्ञान नहीं था, उसके पास निश्चित घरों का अभाव था, जानवरों का भय बराबर बना रहता था। खेती करना, आग जलाना और बर्तन बनाने की कला का ज्ञान नहीं था। इसमें पाषाण काल में वे शिकार द्वारा जानवरों के मांस और ऐसे फलों एवं सब्जियों, कंदमूलों, खाद्य संग्रह पर जीवन व्यतीत करते थे जो जंगलों में उपजाए जाते थे। पाषाण काल के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य और भी हैं। पूरा पाषाण युग को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियारों के रूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पूर्व पूरा पाषाण युग जो 25 लाख से ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व के बीच है। मध्य पूरा पाषाण युग यह 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व है। उत्तर पूरा पाषाण युग यह 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व है। तो ये तो था पूरा पाषाण युग का वर्गीकरण। पूर्व पूरा पाषाण युग अधिकांश हिमयुग आरंभिक पूरा पाषाण युग में ही व्यतीत हुआ है। इसका प्रमाण है कुल्हाड़ी या हस्तकुठार यानी कि हैंड एक्स, विदारणी, क्लीवर और गणासा खंडक का उपयोग। भारत में प्राप्त हुई प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ प्रायः पश्चिम एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका से प्राप्त कुल्हाड़ियों जैसी ही है। निम्न पूरा पाषाण युग के अधिसंख्य स्थल सिंधु नदी की सहायक सोहन नदी की घाटी संप्रति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाए गए हैं। पहली बार सोहन क्षेत्र से संबंधित साक्ष्य मिलने के कारण इसे सोहन संस्कृति को संज्ञा भी दी गई है। सोहन संस्कृति की संज्ञा भी दी गई है। अनेक स्थल कश्मीर तथा थार के मरुस्थल डिडवाना क्षेत्र में भी मिले हैं। निम्न पूरा पाषाण कालीन हथियार मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश एवं भीमबेटका की गुफाओं भोपाल मध्य प्रदेश में भी मिले हैं। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, यहाँ में स्प्रिंट हो गया, गुफा होना चाहिए। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वह भोपाल मध्य प्रदेश में है। इनसे शैल चित्र मिलते हैं। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण युग। इस युग में प्रस्तर सल्कों से निर्मित विभिन्न प्रकार के फलक, वेधनी, छेदनी और खुरचनी का प्रयोग होता था, जो संपूर्ण भारत में पाए गए हैं। इस युग का शिल्प कौशल नर्मदा नदी के किनारे किनारे अनेक स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणावर्ती स्थान पर भी पाया जाता है। नेक्स्ट है उत्तर पूरा पाषाण युग। इस युग में आर्द्रता कम हो गई थी और जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होते जाने से हिमयुग की अंतिम अवस्था आरंभ हो चुकी थी। इसी युग में आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसेपियंस का आविर्भाव हुआ। इस युग के प्रस्तर फलक और कुल्हाड़ियाँ आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, पूर्व बिहार, वर्तमान झारखंड के पठारी भाग में पाए गए हैं। गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों पर एक उच्च पूरा पाषाणीय भंडार भी मिला है, जिसमें सल्क फलक, दक्षिणियाँ और खुरचनियाँ इत्यादि मिली हैं। आगे आता है मध्य पाषाण काल, जो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य है। और यह जो समय होता है इसमें शिकार एवं पशुपालन युग को बताया गया है। मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार करके मछली पकड़कर तथा जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। इस युग के प्रस्तर उपकरणों में परिष्कार आया और उनका आकार भी छोटा हो गया। इस मध्यवर्ती काल को उत्तर पाषाण युग या नियोलिथिक एज भी कहा जाता है। मध्य पाषाण कालीन स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य व पूर्वी भारत तथा कृष्णा नदी के दक्षिण में बहुतायत से पाए गए हैं। यहाँ पर मानव बस्ती 5000 वर्षों तक रही। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान का बागौर पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। मध्य पाषाण कालीन महादहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण
प्राप्त होते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जो है हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? महदहा से। यहाँ दो तीन स्थान और भी हैं, महदहा है, दमदमा है, ये सब स्थान जो है यहाँ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये तो था मध्य पाषाण काल। आगे जो हम स्टडी कर रहे हैं इसमें नव पाषाण काल 700 से 1000 ईसा पूर्व, अन्न उत्पादक युग के रूप में इसे जाना जाता है। विश्व के संदर्भ में नव पाषाण युग नियोलिथिक एज का आरंभ 9000 ईसा पूर्व में आरंभ होता है। लेकिन बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में एक ऐसी प्राचीन भारतीय बस्ती संप्रति पाकिस्तान मिला है जिसका समय 7000 ईसा पूर्व बताया जा रहा है। इस युग के लोग पॉलिशदार पाषाण हथियारों का प्रयोग करते थे। वे विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियां प्रयुक्त करते थे जो देश के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाई जाती है। आगे दिया है, नवपाषाण युग के निवासियों को सबसे पहले अन्न उगाने का श्रेय दिया जाता है। कृषि कार्य की प्रक्रिया में वे पत्थर की कुदाली और नुकीले पाषाण डंडों से जमीन तोड़ते थे। पॉलिशदार पाषाण हथियारों के अलावा वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। वे मिट्टी और सरकंडे से निर्मित गोलाकार तथा आयताकार घरों में निवास करते थे। यह नवपाषाण काल के लोगों की जो विशेषताएं हैं वह बता रहा है। वे मिट्टी और सरकंडे से निर्मित गोलाकार तथा आयताकार घरों में निवास करते थे। इस युग में लोग घर बनाकर अस्थायी रूप से रहना सीख गए थे। बुर्जहोम जो कश्मीर में है तथा चिरांद, छपरा, सारण में पाषाण युगीन लोग पॉलिशदार पाषाण उपकरणों के अलावा बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। बुर्जहोम के लोग धूसर मृदभांडों का प्रयोग करते थे। जहाँ यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। यह प्रथा भारत के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं पाई गई है। इस काल के लोग कृषि के अलावा पशुपालन भी करते थे। वे गाय, बैल, भेड़ एवं बकरी पालते थे। तो यह पशुपालन की प्रक्रिया नवपाषाण काल में की जाती थी। मेहरगढ़ के नवपाषाणीय लोग गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे, जबकि इलाहाबाद के पास कोल्डिहवा से चावल को उगाने का प्रमाण मिलता है। नवपाषाणकालीन अनेक अस्थायी निवासियों को कृषि कार्य के कारण अनाज रखने तथा पकाने, खाने और पीने के लिए बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई। अतः बात अगर कुंभकारी की करते हैं तो सर्वप्रथम इसी युग में अर्थात नवपाषाण युग में परिलक्षित होती है। यहाँ आरंभ में हाथ से मृदभांड निर्मित होते थे। बाद में मिट्टी के अधिकांश बर्तन चाक पर बनने लगे। इनमें पॉलिश युक्त काला मृदभांड, धूसर मृदभांड एवं मंदवर्ण मृदभांड भी सम्मिलित हैं। नवपाषाण युगीन सेल्ट, कुल्हाड़ियाँ, बसूले, छेनी आदि उपकरण उड़ीसा अर्थात ओडिशा और छोटा नागपुर झारखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए गए हैं। कालांतर में मानव को लोहे का ज्ञान हो गया तो उसकी चरम उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। लोहे के फल से युक्त हलों के कारण मैदानी इलाकों में वनों को काटकर खेत बनाना और गहरी जुताई करना संभव हो गया, जिससे अधिशेष उत्पाद होने लगा और नगरीय जीवन का आरंभ हो सका। तो ये था नवपाषाण काल के बारे में। अब हम बात करते हैं आगे का जो टॉपिक है वह है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल और उनकी प्रमुख तथ्य और उपलब्धियां। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग आरंभ हो गया था। पत्थर के साथ साथ पहली धातु के रूप में तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग होने लगा। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहाँ से पहाड़ी जमीन और नदियाँ थीं।
भारत में इस अवस्था से संबद्ध स्थल दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाए गए हैं। राजस्थान में अहार और गिलुंड में उत्खनन हुआ है, जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कैथा और एरण में उत्खनन हुआ है। मालवा से प्राप्त मृदभांडों को ताम्रपाषाणीय मृदभांडों में उत्कृष्ट माना गया है। यानी कि जो मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन मालवा से प्राप्त हुए हैं, ताम्रपाषाण के समय में पाए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों में सबसे उत्कृष्ट मालवा वाले बर्तन थे। पश्चिमी महाराष्ट्र के जोरवे, नेवासा एवं दैमाबाद जो अहमदनगर है, चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, झामगांव, प्रकाश और नासिक में विस्तृत उत्खनन किए गए हैं। ये सभी स्थल जोरवे संस्कृति के हैं। जोरवे अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की शाखा प्रवरा नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। इस अवस्था के अनेक स्थल पूर्वी भारत, विंध्य क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, वीरभूमि, बिहार में चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेवराडीह और नौहान, दक्षिण भारत तथा राजस्थान की बनास घाटी के शुष्क क्षेत्रों में पड़ते हैं। आहार संस्कृति का काल 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। गेलुंड इसका स्थानीय केंद्र है, जहाँ तांबे के टुकड़े ही मिलते हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग गाय, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस इत्यादि पालते थे। हिरण का शिकार करते थे। ऊंट के अवशेष भी मिले हैं। यह स्पष्ट नहीं होता कि वे घोड़े से परिचित थे या नहीं। यानी कि ताम्रपाषाण युग में भी घोड़े से परिचित होना, इसका स्पष्ट जानकारी नहीं मिलता है। ताम्रपाषाण काल के लोग गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, मटर, रागी जिसे मडुआ कहते हैं, अलसी तथा कपास उगाते थे। यानी कि जो रागी बोला जाता था, मडुआ को बोला जाता था। वे मछली पकड़ने को कांटे या बंसी का प्रयोग करते थे। वे अपना घर गीली मिट्टी थोक कर बनाते थे। आहार के लोग पत्थर से बने घरों में भी रहते थे। वे तांबे का शिल्पकर्म और पत्थर का कार्य भी करते थे। वे पत्थरों के मनके या गुटकाएं भी बनाते थे। वस्त्र निर्माण से भी वे सुपरिचित थे। लोग मृतक को अस्थि कलश में रखकर अपने घर में फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण स्थिति में गाड़ते थे। यह प्रक्रिया ताम्रपाषाण युग में मिली है। ताम्रपाषाणीय लोग मातृ देवी की पूजा भी करते थे। अनेक कच्ची मिट्टी की नग्न पुतलियां भी पूजी जाती थीं। बस्तियों की बात करें तो वह छोटी और बड़ी होती थी। इस सभ्यता की खुदाई से प्राप्त ताम्र वस्तुएं हैं तीर के नोक, बरछे के फल, बसिया, सेल्ट, कंगन, छेनी आदि। यहाँ गैरिक मृदभांड ओसीपी भी पाया गया है। ताम्रपाषाण काल से संबंधित कुछ और भी स्टेटमेंट हैं। यह एक लाल अनुलेपित भांड है जो अक्सर काले रंग से रंगा होता है। यानी कि पीछे जो ओसीपी का प्रयोग शब्द का किया है, उसी को बता रहा है कि यह एक लाल अनुलेपित भांड है जो अक्सर काले रंग से रंगा होता है और प्रायः कलश के आकार में होता है। तिथि क्रम की दृष्टि से भारत में ताम्रपाषाणीय बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं हैं। कुछ प्राक हड़प्पीय हैं और कुछ हड़प्पा कालीन तो कुछ हड़प्पेत्तर कालीन। राजस्थान का कालीबंगा और हरियाणा का बनवाली प्राक हड़प्पीय ताम्रपाषाणिक अवस्था में है। कोटदीजी और कायथा संस्कृति हड़प्पा कालीन है। ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े, कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और वे नगरों की स्थापना में सफल हुए। ताम्रपाषाणीय संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व तक बनी रही। इसके लुप्त होने का कारण 1200 ईसा पूर्व के बाद से वर्षा की मात्रा में कमी आना माना जाता है। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगल वाले इलाकों को छोड़कर प्रायः समूचे देश में ताम्रपाषाणीय संस्कृतियां प्राप्त हुई हैं। इस युग में लोगों ने पहाड़ियों से कम दूरी पर तथा नदी तटों पर घर बनाए। वे लघु पाषाण उपकरणों के साथ तांबे के उपकरण भी प्रयुक्त करते थे।
वे चाकू पर बने काले लाल मृद भांडों यानी कि BRW का प्रयोग करते थे। उनकी प्राक कांस्य अवस्था से लगता है कि उन्होंने सर्वप्रथम चित्रित मृद भांड यानी कि PGW का प्रयोग किया। वे पकाने, खाने, पीने और सामान रखने के लिए इन मृद भांडों या मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। लोटा एवं थाली दोनों उनके द्वारा प्रयुक्त होता था। ताम्रपाषाण काल में पशुपालन, गाय, भेड़, बकरी, सूअर, भैंस, हिरण, ऊंट, कायथा, मालवा और एरण मध्य भारत उनकी सबसे पुरानी बस्तियां हैं। ताम्रपाषाण कालीन में कायथा और एरण, कायथा मालवा में और एरण मध्य भारत में उनके सबसे पुरानी बस्तियां हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम बड़े बड़े गांव बसाए। ताम्रपाषाणीय लोग पशुपालन का सदुपयोग नहीं कर सके। वे विस्तृत कृषि भी न कर सके। हल और फावड़ा न होने से वे केवल झूम खेती कर पाते थे। कांसे के उपकरणों के प्रयोग से क्रीट, मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु में घाटी भी प्राचीनतम सभ्यताओं के विकास में सहायता मिली। कांसे के उपकरण के प्रयोग से क्रीट, मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी की सभ्यता इसको विकास होने में काफी मदद मिली थी। ताम्रपाषाणीय लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युगीन लोग नगरवासी हो गए थे। ताम्रपाषाणीय गैरिक मृदभांड वाले लोग हड़प्पा वासियों के समसामयिक थे और वे जिस क्षेत्र में रहते थे वह भी हड़प्पाइयों के क्षेत्र से बहुत दूर नहीं था। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो इंदौर के निकट स्थित है। यहाँ से मिट्टी के बांस तथा फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मृदभांड लाल काले रंग के हैं जिन पर ज्यामिति अरिरत उत्कीर्ण है। तो इस प्रकार जो है हमारे इतिहास के प्रोसेस के अंतर्गत मैंने आज 1 घंटे की स्टडी कंप्लीट की है। इसी तरह से मैं कंटिन्यू स्टडी करते करते इन वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपकी और मेरी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। जय हिंद दोस्तों।